देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो नॉर्मल हमारी एजिंग प्रोसेस है उसके कारण हमारे जो स्पाइन है उसमें थोड़ा घसारा लगता है। उसके कारण हमारे जो वर्टिब्रा है उसकी जो बनावट है उसमें थोड़ा चेंजेस आते हैं। थोड़ा जो वर्टिब्रा के बीच में जो हमारे मणके होते हैं उसके बीच में जो गादी होती है जिसको हमारी भाषा में इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, उसका थोड़ा जगह से खिसकना बहुत कॉमन चीज है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक थोड़े स्टेज के बाद आप किसी का भी एक्सरे वगैरह करेंगे तो उसमें थोड़ा तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के चेंज दिखेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक एक्सरे या एमआरआई या सीटी फाइंडिंग है, वो एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, ना कि कोई ऐसा रोग की जिसको हर कोई को जिसको एमआरआई में या सीटी में दिखता है उसको है। क्योंकि ये एमआरआई फाइंडिंग को एक साइड रखते हैं और पेशेंट का क्लिनिकल एक साइड रखते हैं। तो हर किसी को जिसको इमेजिंग फाइंडिंग में दिखता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का वजह से कोई प्रॉब्लम है ऐसा जरूरी नहीं है। वो जस्ट एक एजिंग प्रोसेस है। अगर उसके रिलेटेड कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है, जैसे कि गर्दन में दर्द रहना, कि हाथ में दर्द रेडिएट करना, कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं इसमें रेडिकुलर पेन जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि इसमें हमारी जो चेता तंतु होती है उसके ऊपर दबाव आने के कारण कोई दर्द हो रहा है, तो ही हम उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, वरना इसको हम जस्ट एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इनके दिमाग में रखते हैं, बट उसके ऊपर हमारा निदान बेस्ड नहीं होता है। अब दूसरी मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से चक्कर आ रहा है ऐसी सबको लगता है, और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि चलिए पिलो ले लिया या टेढ़े सो गए या घसा रहा है उसके कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के कारण चक्कर बहुत बहुत रेयर है। ये बहुत ही कम लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के कारण चक्कर आ सकते हैं। ज्यादातर चक्कर अलग अलग कारणों से होते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में सबसे नीचे की तरफ आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि किसी को भी चक्कर आया तो साहब स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, ऐसा ही उसके दिमाग में होता है। वो आके ही बोलते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो चक्कर के लिए आया होता है, बोलेगा सर स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है, मुझे स्पॉन्डाइलोसिस का ट्रीटमेंट कर दो। अब स्पॉन्डाइलोसिस तो कोई भी एक्सरे कराएंगे उसमें दिखेगा ही, तो हमें वो देखना है कि ये स्पॉन्डाइलोसिस के कारण कुछ है कि नहीं। आपको तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ही चक्कर का कारण नहीं है और ना ही वो एक कॉमन कारण है, वो बहुत ही रेयर कारण है। तो ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि भाई मेरे एक्सरे में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस आ गया, रिपोर्ट में मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया और मुझे अब चक्कर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा पिलो चेंज करने से चक्कर नहीं मिटता है, हमें उसके लिए एक्टिवली दिखाना पड़ता है, उसका कारण देखना पड़ता है। भाई न्यूरो का कारण है, ईएनटी का कारण है, क्यों चक्कर आ रहे हैं। तो कोई भी चक्कर आता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस मान के बैठे नहीं रहना है, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और वो फिर आपको एक बार चेकअप करेंगे, देखते हैं भी इसका लोकलाइजेशन कहाँ है, कहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसके मुताबिक उसकी सारवार होती है। और ये मान के चलना है कि एक्सरे एक 40-45 साल बाद आप किसी का भी कराते हैं तो उसमें थोड़ा चेंजेस तो दिखना ही है, बट वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपके केस में वो कितना रेलेवेंट है, ये डॉक्टर को डिसाइड करने देना है।